जय हिंद, जय भारत, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. On popular demand, कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ हैं जो हमको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ी कहानियां बताएंगे। ये एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसकी अनाउंसमेंट इस एपिसोड से मैं करना चाह रहा हूँ, जहां पर हम लोग कश्मीर की हिस्ट्री और क्या क्या हुआ टू रीच टू द पॉइंट जब हम लोग पहुंचे हैं आज, जिसमें आज कश्मीर में लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, स्कीइंग करने जाते हैं और वहां पर बिजनेस भी थोड़ा बहुत स्टार्ट होना शुरू हो गया है, जिसके बारे में मैंने कर्नल टिक्कू के साथ 1-1.5 हफ्ते पहले बात करी थी। वो वीडियो प्लीज देखिएगा। दैट इज अ प्री बेस, एक बेस बनाया था हमने कि आज का सिचुएशन कश्मीर में क्या है। वो देखने के बाद हम लोग अभी वापस जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, एंड जो पहला एपिसोड हम लोग बात करेंगे कि ये कश्मीर का स्टेट बना कैसे, द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट मेरे को बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम इस विषय पर जाएंगे कि ये जो स्टेट एक पूरे जब ये स्टेट बना और 47 में जो हालात हुए और उसके बाद अभी तक जो हालात हो रहे हैं, तो ये स्टेट कब बना, किसने बनाया, इसकी ज्योग्राफिकल लेआउट क्या है और ये क्यों विवादों में हुआ। तो ये हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, काफ़ी सारी इसमें एपिसोड्स आ जाएंगे और पहला आज जो एपिसोड है हम सीमित रखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट कैसे बना। जम्मू कश्मीर स्टेट, और हम उस ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करेंगे जिसका विलय महाराजा हरि सिंह ने 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में भारत के साथ किया था। और जो स्टेट बाद में कई हिस्सों में बट गया, लेकिन हम उस विषय में अभी नहीं जाते। हम सिर्फ ये आज सीखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेट किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, किन परिस्थितियों में बन गया। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या है, अगर हम इस जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करते हैं तो इसका बनना महाराजा गुलाब सिंह की लाइफ के साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। और महाराजा गुलाब सिंह कौन थे, कहां से आए थे, डोगरास कौन थे, तो हमें ये सब बातें जाननी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर का, कश्मीर छोड़ दीजिए, फिलहाल हम जम्मू की बात करेंगे क्योंकि कश्मीर अभी जम्मू का भाग नहीं बना था। तो जम्मू का जो इलाका था, खासकर जम्मू के दक्षिण में और पूर्व में, उस इलाके, वो बहुत पहाड़ी इलाका है, कंढी इलाका है, दुश्वार इलाका है, जहाँ पर कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। और हम बात कर रहे हैं तकरीबन 1841 के आसपास की बात कर रहे हैं, 1841 से 84। तो उन दिनों में कम्युनिकेशन खराब था और सब लोग जो है अपने अपने इलाके में रहते थे, आपस में ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता था। ऐसा माना जाता है कि राजपूताना से कई 100 साल पहले राजपूत जो थे, वो राजपूताना से, मतलब राजस्थान से, राजपूताना आजकल राजस्थान स्टेट जो है, वहां से राजपूत आए थे और वो इस इलाके में बस गए थे। और ये राजपूत जो हैं, ये अपने आप को इक्ष्वाकु क्लैन से, डायनास्टी से, जो भगवान राम की डायनास्टी है, उसके वंश वाली अपने आप को मानते हैं। और भगवान राम जो है इनका एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा सूत्र है, उनके भगवान हैं। और ये अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत या रघुवंशी अपने आप को बोलते हैं। तो ये लोग जो थे ये काफी निडर थे, लड़ाई में बहुत सक्षम थे, बहादुर थे, और ये इस इलाके में रहने लगे। इनकी हिस्ट्री जो है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तकरीबन 9वीं सदी 821 के बाद की रिकॉर्डेड है।
और उन दिनों इनके ये एक ही ग्रुप में नहीं थे, इनकी तकरीबन तकरीबन 20-22 प्रिंसिपैलिटीज थी, रियासतें, छोटी छोटी रियासतें थी, कोई किश्तवाड़ में, कोई डोडा में, कोई रियासी में, ऐसे करके बटे हुए थे। और आपस में इनका हमेशा लड़ना रहता था, हमेशा लड़ते रहते थे आपस में। तो लेकिन क्योंकि लड़ाई इनके खून में थी, बहादुरी इनके खून में थी, तो ये एक दूसरे की को मानते नहीं थे। इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जब तक मुगल हिंदुस्तान में आए तब तक सुर्खियों में रहती थी, लेकिन जब मुगल हिंदुस्तान में आए तो ये एक बैकग्राउंड में चले गए, इनके विषय में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मुगल चले गए, मुगलों का दौर खत्म हो गया, तो फिर डोगरास लाइमलाइट में आने लगे। अब इसी दौरान 1791 के आसपास अंदरवा एक जगह है सांबा में, वहां पर एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के पूर्वज वो जयपुर के राजा महाराजाओं की डायनास्टी थी, जो कछवा डायनास्टी के नाम से, क्लैन से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर स्टेट का बनना, जिसका विलय बाद में भारत के साथ महाराजा हरि सिंह ने किया, इसकी कहानी, इसकी बनने की कहानी महाराजा गुलाब सिंह की लाइफ के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ बहुत इंटीमेटली जुड़ी हुई है। महाराजा गुलाब सिंह एक बहुत बहादुर, चतुर, दूर अंदेशी वाले, हिम्मत वाले एक नौजवान थे। और बहुत छोटी उम्र में, छोटी आयु में, वो 16 साल के थे, उस टाइम क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह तकरीबन 19वीं सदी के पहले 1808 1810 के आसपास महाराजा रंजीत सिंह का सिख साम्राज्य पूरे उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में एक बहुत विशाल रूप धारण कर चुका था और कर रहा था। बल्कि इतने बड़े तो नहीं थे वो 1808 के आसपास, लेकिन वो अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे थे। और जैसे होता है हिस्ट्री के अंदर, तो डोगरा के ये जो जितने आपस में 22-25 छोटी छोटी रियासतें थी, ये भी सकिन हो गए, ये चुस गए उसमें, सिख साम्राज्य में। और महाराजा रंजीत सिंह तो, उनकी फौज बहुत बड़ी थी, वो तो सिख एम्पायर आपने एक सिंगल हैंडेडली उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो डोगरास और सिख के आपस में जब सिख साम्राज्य ईस्ट की तरह, पूर्व की तरह बढ़ने लगा, तो ऑटोमेटिकली आपस में क्लैश हो गया और एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई, जो काफी सारी चल रही थी। जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई वो तवी रिवर, आपने देखा होगा जम्मू में तवी रिवर जो पूरे शहर को डिवाइड करता है, उसके सदर्न बैंक में वो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई जबरदस्त। गुम्मट के आसपास, सॉरी नदर्न बैंक में गुम्मट के आसपास लड़ाई हुई। उस टाइम जीत सिंह, महाराजा जीत सिंह थे डोगरा के, जो एक राजा थे, वो लड़ रहे थे सिखों के बरखिलाफ। और ऑटोमेटिकली गुलाब सिंह, जो कि 16 साल का था लेकिन काफी माहिर था, घुड़सवारी में माहिर था, तीरंदाजी में माहिर था, तलवार चलाने में माहिर था, बहुत हिम्मत वाला था, बहादुर था। उसने अपने आप को इतनी, उसका इतना दबदबा रहा इस लड़ाई के अंदर कि उसकी नजरें, सबकी नजरें, महाराजा रंजीत सिंह के फौज की नजरें इसके ऊपर पड़ गई। हालांकि वो लड़ाई जीत सिंह, मतलब डोगरा ट्रूप्स तो हार गए, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह को ये खबर पहुंची कि भाई वहां पर एक बहुत जबरदस्त योद्धा है, यंग आदमी है, आप इसको देख लीजिए, ये बहुत अच्छा आदमी। क्योंकि दोनों में फिर बाद में संधि हो गई। पुराने जमाने में संधियां होती थी, कोई डिफीट हो गया तो फिर आपस में संधि होती थी, उस संधि के मुताबिक फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी।
तो जब महाराजा रंजीत सिंह का कई सोर्सेस से ये खबर आई कि एक यंग नौजवान लड़का है जिसका नाम गुलाब सिंह है, वो 15-16 साल का ही है और वो बहुत जबरदस्त योद्धा है, तो आप उसको एनलिस्ट कीजिए, अपने पास बुला लीजिए। तो उन्होंने मियाँ मोटा सिंह थे, मियाँ मोटा सिंह महाराजा गुलाब सिंह के ग्रैंडफादर के दोस्त थे। तो और उन्होंने जब ये संधि आपस में हुई जीत सिंह और महाराजा रंजीत सिंह के फोर्सेस की, उन्होंने मियाँ मोटा सिंह को जम्मू का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। जब वो जम्मू का एडमिनिस्ट्रेटर बना तो उसको मैसेज दी महाराजा रंजीत सिंह ने कि भाई मैं इस लड़की को देखना चाहता हूँ, ये कौन है, ये मुझे हर जगह से ये खबर मिल रही है कि ये बहुत जबरदस्त योद्धा है, उन्होंने जबरदस्त लड़ाई करी, हालांकि वो डिफीटेड आर्मी के साथ था, लेकिन उसका दबदबा बहुत बना इस लड़ाई में। तो मियाँ मोटा ने गुलाब सिंह को बुलाया, बोला जी महाराजा साहब आपको बुला रहे हैं, आप चाहिए। तो महाराजा साहब, तो गुलाब सिंह यंग आदमी था, वो चला गया और उस टाइम वो एक कैंपेन में थे महाराजा रंजीत सिंह, जब वो उनसे मिला पंजाब के अंदर, तो उन्होंने उससे बातचीत करी, उसको देखा, कुछ दिन उसको परखा और उसने कहा ये तो बहुत जबरदस्त आदमी, मेरे लिए हीरा है ये। तो उन्होंने उसको अपनी आर्मी में एनलिस्ट किया, महाराजा गुलाब सिंह को। इस प्रकार से महाराजा गुलाब सिंह जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में इतनी कम उम्र में एनलिस्ट हो गया और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपना रुतबा इतना अच्छा, वही नहीं, उन्होंने उनके दो भाई सुचेत सिंह और ध्यान सिंह को भी लाहौर दरबार में जगह दी। अब जम्मू में जो हालात थे वो तो थे ही, वहां पर संधि हुई थी तो वो वैसे ही आपस में लड़ने लगे, लेकिन कंट्रोल अब महाराजा रंजीत सिंह का था। महाराजा रंजीत सिंह जब गुलाब सिंह उनके पास आया तो तब वो लाइन ऑफ पंजाब नहीं कहलाते थे, न वो महाराजा ही थे, वो छोटे राजा थे, लेकिन उन्होंने, उनकी दूरअंदेशी इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने अपने ट्रूप्स को इतना जबरदस्त तैयार किया था, उनकी ट्रेनिंग करी थी, उनकी टैक्टिक जबरदस्त थी कि वो कोई उनके सामने रुक नहीं पाता था, और इसमें गुलाब सिंह ने उसकी बहुत मदद करी। 4-5 ऐसी कैंपेन्स हुई जिसमें गुलाब सिंह ने बहुत जोखिम उठाकर ऐसा काम किया कि गुलाब सिंह हैरान हो गया, सॉरी महाराजा रंजीत सिंह हैरान हो गया कि ये आदमी क्या जबरदस्त आदमी। और ये सिर्फ उसकी बहादुरी का नतीजा नहीं था, उसकी कूटनीति, उसको डिप्लोमेटी, उसकी दूरअंदेशी, वो बातचीत कैसे करता था, वो एक टेंस सिचुएशन को कैसे लाइट बनाता था, तो महाराजा रंजीत सिंह के लिए वो इंडिस्पेंसिबल बन गया। नाउ इस दौरान महाराजा रंजीत सिंह ने ऑब्वियसली उसको, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त आदमी, आहिस्ता आहिस्ता करके वो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में तरक्की करने लगा। और बहुत कम ऐसी कैंपेन थी जिसमें महाराजा रंजीत सिंह ने उसको अपने साथ नहीं रखा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में इसकी जो है शान बहुत बढ़ गई, उसके भाई सुचेत सिंह और ध्यान सिंह भी बहुत ऊंचे चले गए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि कहां कहां पर जहां इम्पॉसिबल, जहां महाराजा रंजीत को इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती थी, वहां पर कैसे गुलाब सिंह ने पलटा बदली। जैसे कि मुल्तान की सीज में, मुल्तान की जब सीज चल रही थी तो एक समय ऐसा आया कि महाराजा रंजीत सिंह का सबसे टॉप जनरल, जो उसका चहेता जनरल था, वो घायल हो गया और वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और अब महाराजा रंजीत सिंह चाहते थे कि उसकी डेड बॉडी को रिट्रीव करें, कोई जाने को तैयार नहीं था। गुलाब सिंह ने बोला मैं जाऊंगा, और महाराजा रंजीत सिंह ने उनको बोला कि भाई इतनी गोले आ रहे हैं वहां से, इतने तीरकश चल रहे हैं, इतनी जबरदस्त उनके ट्रूप्स आपके ऊपर है, आप नहीं बच पाओगे। नहीं, मैं जाऊंगा। और वो गया और लाइटनिंग की तरह अपने घोड़े पर गया और डेड बॉडी को उठाकर महाराजा साहब के पास लिया। एक बहुत बहादुरी का काम किया। अच्छा, अटक पर, अटक में, अटक एक जगह है पाकिस्तान में, आपने सुना होगा,
वो उस जगह में एक फोर्ट था, वहां पर भी फोर्ट में महाराजा हरि सिंह के पास ट्रुप्स कम थे, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया गुलाब सिंह को कि आपको इसको कैप्चर करना है। और उन्होंने क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट करी, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, और अटक को उन्होंने कैप्चर कर लिया। और इसमें महाराजा रंजीत सिंह और ही ज्यादा इंप्रेस इसलिए हुए क्योंकि गुलाब सिंह के पास ट्रुप्स अटक के मुकाबले बहुत कम थे। एक और मैं बताता हूं आपको, पेशावर को कैप्चर करने के लिए वहां पर यूसुफजाई ट्राइब थे, तो यूसुफजाई ट्राइब के ऊपर भी महाराजा रंजीत सिंह ने काफी कोशिश करी और बहुत मुश्किल था पेशावर को कैप्चर करना, लेकिन फिर वहां पर भी गुलाब सिंह ने अपना जौहर दिखाया और पेशावर कैप्चर हो गया और महाराजा रंजीत सिंह का जो साम्राज्य था आगे बढ़ता गया। नौ इस दौरान जो है ये सब करने के बाद ये एक समय था, फिर महाराजा रंजीत सिंह का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा हो चुका था, और गुलाब सिंह जो है वापस जम्मू, उन्होंने कहा जी मेरा काम यहाँ हो गया, मुझे वापस जाने थी, क्योंकि वहां से क्योंकि जम्मू अब महाराजा रंजीत सिंह के नीचे था, लेकिन उनको रिपोर्ट्स मिल रही थी कि वहां पर काफी खून खराबा हो रहा, अराजकता फैली हुई, आपस में लड़ रहे लोग, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था उसकी बात कोई मान नहीं रहा है। तो उन्होंने गुलाब सिंह को बोला कि भाई आप वापस जाइए, क्योंकि वहां हालात खराब है। वहां एक आदमी था, उसका नाम था मियाँ दीदो था, और उसके वो महाराजा रंजीत सिंह की सोवरेनिटी को चैलेंज करता था, तो गुलाब सिंह को वापस भेज दिया। गुलाब सिंह ने जब वहां चला गया तो वहां देखा उन्होंने, वहां तो इतना ज्यादा रक्तपात हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, आपस में छोटे छोटी रियासतें लड़ रही हैं, और जो महाराजा रंजीत सिंह का सोवरेन है वहां पर, उसकी बात कोई मान नहीं रहा। और खासकर उसको मियाँ दीदो जो कि रजौरी के इलाके में, रियासी रजौरी के इलाके में बहुत सक्रिय था, उसने रिवोल्ट खड़ा कर दिया था। तो इसमें कम से कम 1-2 साल लगे ये स्थिति को हल करने के लिए, और गुलाब सिंह ने इन स्थितियों को बिल्कुल सॉल्व कर दिया। उनकी जो वहां पर जो रिबेलियन चल रहा था उसको पूरा खत्म कर दिया, और वहां पर काफी हद तक जो है शांति आ गई। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने फिर क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह सिर्फ बहादुर नहीं थे, महाराजा गुलाब सिंह नेगोशिएशन में बहुत सक्षम माने जाते थे, कि दुश्मन को ये पता नहीं चला था वो बोल क्या रहा है और किन बातों की शर्त को मंजूर करा रहा है। बहादुर तो वो था ही, और जैसे चाणक्य की नीति थी, साम दाम दंड भेद, वो पूरे इस्तेमाल करता था, और इस प्रकार से उसने अगले 5-10 साल में काफी सारी जो अपनी जम्मू की जो रियासतें थी उनको मिला लिया। और ये सिर्फ वो इलाके नहीं थे जो जम्मू के आसपास थे। मैं आपको एक मैप पे समझाने की कोशिश करता हूं। ये जम्मू कश्मीर का मैप है, आप देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। तो इस जम्मू कश्मीर के मैप में अगर आप देखेंगे, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का इलाका, पुनियाल, दर्द, हुंजा, गिलगित, ये सब इलाका जो है, स्कर्दू, और ये इलाके जो नीचे हैं सदर्न जम्मू के, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ, यस, मैं ये कह रहा था, ये जो, तो उन्होंने क्या किया, ये इलाके तो अब उसके पास थे ही जम्मू के, लेकिन वो नॉर्थ में चले गए, उन इलाकों में चले गए जहां कोई जाता नहीं था। और ये सब इलाके जिसको आजकल पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान बोलती है, और आजादी के बाद जिसको वो नदर्न एरियाज बोलते थे, पूरा इलाका जो है गुलाब सिंह ने कैप्चर कर लिया। इसमें ये नदर्न इलाके आप देख सकते हैं, स्कर्दू, गिलगित के बारे में बाद में बात करूंगा, इश्कोमिन, ये सारे इलाके, हुंजा, नगर हवेली, ये सब इलाके गुलाब सिंह ने कैप्चर करके अपने स्टेट में मिला लिए। इतनी दौरान गुलाब सिंह के पास एक बहुत जबरदस्त लॉयल, और मैं मानता हूं कि भारत की हिस्ट्री में पिछली सेंचुरी में जो बेस्ट जनरल था 19वीं सेंचुरी में, वो थे जनरल जोरावर सिंह।
जनरल जोरावर सिंह महाराजा अभी महाराजा नहीं बने थे गुलाब सिंह, वो अभी रंजीत सिंह के नीचे ही थे। तो उन्होंने जोरावर सिंह ने अपनी एक कैंपेन चलाई जिससे वो गिलगित और बाकी लोग, मैं थोड़ी देर में उसके विषय में बात करता हूँ। लेकिन ये सब जितनी भी उसकी सफलताएं थी, इससे महाराजा रंजीत सिंह इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कई सारे खिताब, तो छोटे मोटे खिताब तो वो दे ही देते थे उनको, लेकिन उन्होंने पहले उनको बोला कि भैया आप 200 कैवलरी, 200 घोड़ों की कैवलरी आप बना सकते हैं, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने उनको राजा का टाइटल दिया और महाराजा रंजीत सिंह खुद आए। अखनूर में एक फोर्ट है जहां पर कि एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई और जहां पर महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को राजा की पदवी दी। और वो एक इंडिपेंडेंट बट सुजरेनिटी, रंजीत सिंह ही उसके नीचे वो आ गए और अपना अब उसका रुतबा बढ़ गया। और गुलाब सिंह सिर्फ 30 साल के थे उस टाइम, 1822 के आसपास की बात है। उसके बाद जनरल जोरावर सिंह की कहानी आती है। जनरल जोरावर सिंह बहुत बहादुर थे। वो चाहते थे कि ये नदर्न एरियाज, खासकर गिलगित, क्योंकि गिलगित के ऊपर, गिलगित एक बहुत बड़ी रियासत थी और वो कश्मीर के थ्रू जा नहीं सकते थे वहां, क्योंकि कश्मीर में राज्य किसी और का था। तो उन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट रूट लिया किश्तवाड़ डोडा से, फिर वो लद्दाख चले गए, लद्दाख को कैप्चर कर लिया, फिर स्कर्दू चले गए, वहां से गिलगित चले गए और काफी जोखिम के बाद गिलगित जो है कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह का हिस्सा बन गया। ये वो सेटिस्फाई नहीं हुए और 15-16 हजार की हाइट पर डोगरा जवान के लिए लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो रहते हैं पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन वो पहाड़ी तो छोटी छोटी पहाड़ियां जहां पर हाइट 5000, ज्यादा से ज्यादा 6000, 4000 ऐसी है। लेकिन उन दुश्वार इलाकों में लड़ना कितना मुश्किल था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उन दिनों क्या हालात होंगे, कितनी डेवलपमेंट होगी, कितने कम्युनिकेशन के साधन होंगे, वो हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। आज क्या हाल और तब क्या, आज से तकरीबन 200 साल पहले क्या हाल होगा वहां पर। लेकिन ऐसे दुश्वार इलाके से गए, फिर उन्होंने ये सब कैप्चर करने के बाद वो ईस्ट की तरफ चले गए, तिब्बत की तरफ चले गए और तिब्बत में उन्होंने काफी सारे इलाकों, रुडॉक वगैरह जो इलाके हैं उनको कैप्चर कर लिया और वहां जनरल जोरावर सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर आपस में उनकी ट्रीटी हो गई, तिब्बतन्स और जोरावर सिंह के ट्रुप्स की ट्रीटी हुई, जिससे कुछ इलाके जो है वो जोरावर सिंह को वापस करने पड़े और कुछ इलाके तिब्बत के जो है वो जम्मू के राजा के पास रहे। नौ इसलिए तिब्बत का कुछ इलाका, पूरे नॉर्दर्न इलाका, जम्मू अब महाराजा गुलाब सिंह की प्रोविंस का हिस्सा थे, लेकिन कश्मीर नहीं था। अब क्या हुआ, बदकिस्मती से मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा धक्का लगा सिख एम्पायर को जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में। और क्या हुआ उससे, क्योंकि वो क्योंकि वो ज्यादातर पूरी उम्र जो है वो लड़ते ही रहे थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाते ही रह रहे थे और पेशावर तक चले गए, फिर खैबर चले गए। तो जितने भी ये नॉर्दर्न एरियाज हैं जो पाकिस्तान का आजकल जो माना जाता है अनरूली इलाके हैं, जहां पर किसी की चलती नहीं है इवन आजकल, तो वहां एक ऐसा महाराजा ने एक हुकूमत चलाई, उनको सबड्यू कर दिया। ये आपस में एक बहुत हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, लेकिन हम इसके विषय में बात नहीं कर रहे। क्या हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह 1839 में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ताकत जो थी उनका साम्राज्य कंसोलिडेट नहीं हो पाया था, तो वहां अराजकता शुरू हो गई, कांस्टेंट वॉर, हाँ जी, इंटरनेशन वॉरफेयर, फैट्रिसाइड, और इतना जबरदस्त खून बहा वहां पर
महाराजा रंजीत सिंह को रिप्लेस किया खड़क सिंह ने। खड़क सिंह अयाश आदमी निकला। उसने इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाना है, उसने वजीरों को अपने साथ नहीं रखा, जनरलों को अपने साथ रखा, वो अपनी रंगरलियों में घूमता था। और उसका जो एडवाइजर था उसको कत्ल कर दिया गया, क्योंकि वो सोचते थे खड़क सिंह जो है इस एडवाइजर के ऊपर काफी निर्भर है, तो उसको मार दिया। फिर खड़क सिंह खुद 1940 में मर गया। फिर अराजकता शुरू हो गई। तो मैं इस लंबी ये एक दास्तान है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि 1943 के आसपास इतनी अराजकता हुई। गुलाब सिंह भी चला गया वहां पर। गुलाब सिंह के दो भाई थे, मैंने बताया था, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह। उसका बेटा था, दो बेटे थे, उधम सिंह, सोहन सिंह उसका नेफ्यू था, और महाराजा रंजीत सिंह का बेटा था शेर सिंह, उसका बेटा था। ये सब मारे गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मारे गए। इस दौरान क्या हो रहा था, अंग्रेज देख रहा था। अब अंग्रेज जो है नॉर्थ की तरफ आ चुका था, कलकत्ता से वो आहिस्ता आहिस्ता करके 1857 के बाद तो आपको पता है वो आगे बढ़ते गए। सॉरी, 1751 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो आगे वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आने लगे। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये एक मौका है सिख साम्राज्य के ऊपर अपना झंडा लगाने का, क्योंकि इतना कमजोर हो चुका था। और उन्होंने वेट किया, और मुसलमानों ने उनका खूब साथ दिया। इस वजह से अंग्रेजों और सिखों की आपस में कन्फ्रंटेशन हुई। ये कई सीरीज ऑफ वॉर हुए, एक नहीं कई सीरीज ऑफ वॉर हुई, एक के बाद एक के बाद एक। सरदार सिखों ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन जो डिसाइसिव बैटल हुआ वो सतलुज के किनारे एक जगह है जिसका नाम है सबराउं, जो 9 फरवरी 1846 में हुआ। घमासान युद्ध हुआ। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने अपने पूरे हुकूमत में इतनी जबरदस्त लड़ाई नहीं लड़ी थी जितनी सबराउं। हालांकि उनकी 1841 के 1840 और 1841 के पास जो पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ उसमें उनकी हार हुई थी, और उनको काफी नुकसान हुआ, लेकिन उतनी जबरदस्त लड़ाई नहीं हुई थी जितनी सबराउं में हुई। लेकिन एट द एंड अंग्रेज विक्टोरियस हुए और सिख साम्राज्य पराजित हुआ, जिस वजह से एक ट्रीटी हुई। 9 मार्च को एक ट्रीटी हुई। एक मैं आपको करेक्ट डेट बताता हूं। 9 मार्च 10 फरवरी 1846 को पहली एक ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक ये इलाका जो है, इस ट्रीटी के मुताबिक कुछ इलाके जो हैं सरदारों को, सिख साम्राज्य को, ब्रिटिश को हैंड ओवर करना था। ये वाले रावी, ये जो सिंध और इधर का इलाका, हाँ, ये अगर आप देख सकते हैं तो मैं इसको, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा, कुछ इलाके जो सतलुज और रावी के बीच में थे, और कुछ इलाके जो सांबा के जो हिली ट्रैक्स थे, वो इलाके डोगरों से ले लिए गए, और उनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपीस की इंडेमनिटी ठोकी गई। आपको ये इलाके देने पड़ेंगे, और आपको ये 1.5 करोड़ रुपीस अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। ये ट्रीटी में समझौता हुआ, और अगर आप ये नहीं देते तो आपको और भी इलाके आपको अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। ये समझौता हुआ। अब क्या था, इस दौरान 1839 और बैटल ऑफ सबराउं के बीच में क्या हालात हुए थे। हालात ऐसे थे कि गुलाब सिंह ने कोशिश करी सिख साम्राज्य को किसी न किसी तरीके से खड़ा करने की, और मैंने बताया आपको वहां कितना नुकसान हुआ। उसके दोनों बेटे मारे गए, शेर सिंह मारा गया, उसका बेटा मारा गया, उसका नेफ्यू, अराजकता तकलीफन थी। इस दौरान
इस दौरान अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में थोड़ा बहुत मेल मिलाप हो चुका था। वो मेल मिलाप इसलिए हो चुका था क्योंकि सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में महाराजा गुलाब सिंह को, क्योंकि अंग्रेजों को भी पता था अगर यहाँ पर कोई आदमी इतना पावरफुल है इस इलाके में रंजीत सिंह के जाने के बाद, वो है गुलाब सिंह। तो उन्होंने गुलाब सिंह से बातचीत करी कि भाई हम खैबर जाना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे इनके ऊपर चढ़ाई करें, ये तो बहुत ताकतवर है, तो आपको हमें मदद करनी पड़ेगी। तो गुलाब सिंह ने, कि मैंने आपको बताया दूरंदेशी थी और बहुत डिप्लोमेटिक थे, तो उन्होंने सिख साम्राज्य जो भी बचा था उनको ये बताया कि भाई आप इस लड़ाई में हिस्सा मत लो क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा, आप अंग्रेजों के भी दुश्मन तो हो ही, आप अब आपके पास तो इतनी ताकत है नहीं कि आप किसी से लड़ सको, तो आप न्यूट्रल रहो। तो उन्होंने और ये भी बताया कि अगर आप न्यूट्रल हो तो फायदा आपका ही होगा क्योंकि अंग्रेज तो पूरा इलाका कैप्चर कर दे, शायद वो आपको कुछ कंसेशन भी दे दे। तो आपस में क्या बातचीत हुई, रिजल्ट ये हुआ कि सिख एम्पायर जो है सेकेंड अफगान एंग्लो अफगान वॉर में न्यूट्रल रहे, जिस वजह से अंग्रेजों ने खैबर पर चढ़ाई करी और वो आगे पहुंच गए। वो पूरा इलाका जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इस वजह से कुछ हद तक अंग्रेज तो वैसे ही इम्प्रेस थे गुलाब सिंह से। अब गुलाब सिंह ने सोचा कि भाई सिख साम्राज्य तो तकरीबन डिसॉल्व हो ही चुका है, वहां तो कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं क्यों नहीं ये अगर मैं अंग्रेजों से बात करूं कि भाई मैं आपको पैसा दे देता हूं 1.5 करोड़, तो आप मुझे ये इलाके दे दीजिए, मैं देता हूं उनके बदले। लेकिन उसके पास इतना पैसा था नहीं, तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से 75 लाख रुपीस, मतलब आधा हिस्सा इस इंडेमनिटी का अंग्रेजों को दे दिया, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई जो 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ, क्योंकि आधा पैसा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को दे दिया, तो उनको जो है ये कुछ इलाके रावी और सतलुज के इलाके, जलंधर दोआब जिसको बोलते हैं, वो इलाका गुलाब सिंह को ट्रांसफर कर दिया और कश्मीर उनको हैंडओवर कर दिया। इस वजह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर के मुताबिक कश्मीर जो है महाराजा गुलाब सिंह की रियासत का हिस्सा बन गया। ठीक है। नो, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि गुलाब सिंह का कश्मीर से कोई कनेक्शन नहीं था, पहले ही बड़ा कनेक्शन था। क्यों? जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी तो वहां पर रिवोल्ट हुआ था, जबरदस्त रिवोल्ट हुआ था, तो जो उनका गवर्नर था उसके अगेंस्ट सिखों ने रिवोल्ट कर दिया। उस समय शेर सिंह, महाराजा रंजीत सिंह का बेटा, जिंदा था और गुलाब सिंह बहुत पावरफुल था। गुलाब सिंह ने पूरा अपनी फौज बनाकर, सिखों डोगरों की फौज बनाकर कश्मीर भेज दी। वहां पर उन्होंने म्यूटनी को क्वेल कर दिया और मतलब म्यूटनी खत्म कर दी और अपने गवर्नर को, अपने आदमी को गवर्नर बना दिया। तो 1846 तक 1819 में जब सरदारों ने वहां पर हुकूमत, अफगानों को भगाकर हुकूमत अपनी चलाई, कश्मीर के ऊपर हुकूमत थी महाराजा रंजीत सिंह की, क्योंकि उन्होंने अफगानों को हराकर अफगानों को वहां से भगा दिया था। 1819 से लेकर 1841 तक महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी और 46 तक भी नॉमिनल हुकूमत थी, 41 और 46 के बाद, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह नहीं रहे और गवर्नर सिख साम्राज्य की जगह पर गवर्नर जो है गुलाब सिंह ने अपना आदमी बैठाया, तो कनेक्शन तो पहले से ही था। दूसरी बात यह थी, जब महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में कश्मीर के ऊपर हमला किया तो वहां पर एक उनका जबरदस्त जनरल था, उसका नाम था अगर खान। महाराजा रंजीत सिंह की फौज को उसने डिफीट किया और वो 1813 में कश्मीर कैप्चर नहीं कर सके। लेकिन 1819 में महाराजा रंजीत तब तक बहुत ताकतवर हो चुका था, उसने कश्मीर को कैप्चर कर लिया। इसलिए 1819 से लेकर 1846 तक, 1841 तक महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। 1841 से लेकर 46 तक महाराजा रंजीत सिंह की ही, सिख साम्राज्य की ही हुकूमत थी वहां पर, लेकिन इन्फ्लुएंस
डोगरा किंग गुलाब सिंह का था। जब ये संधि हुई तो वहां पर गवर्नर ने कश्मीर को हैंडओवर करने से मना कर दिया। वहां पर गवर्नर था इमामुद्दीन, उसने मना कर दिया देने। महाराजा गुलाब सिंह ने अपने ट्रूप्स भेजे और बड़ा घमासान युद्ध हुआ कश्मीर सिटी के अंदर, जहां पर बल्कि महाराजा गुलाब सिंह के बहुत एक पेट जो फॉन्ट थे उनके काफी अच्छे लखपत वो मार दिए गए। तो जब अंग्रेजों को पता चला कि इमामुद्दीन जो है वो हमारी संधि को मान नहीं रहा है, जब एक संधि साइन हुई तो उन्होंने उनको मैसेज भेजा, भाई आप ऐसा मत करो, कश्मीर हैंडओवर कर दो गुलाब सिंह को। तो तब भी नहीं माने। फिर अंग्रेजों ने अपनी फौज बनाई और वहां भेजने की तैयारी में थे। जब इमामुद्दीन को पता चला कि भाई अंग्रेजों के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा, उसने हार मान ली और गुलाब सिंह के हाथ में कश्मीर परमानेंटली चला गया। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर 1846 में जो जम्मू कश्मीर का खाका बना, वो अब मैं आपको दिखाता हूं एक मैप के अंदर। आप देख लीजिए, मैंने मार्क करके रखा है, ये पूरा बाउंड्री दिया हुआ है इसका। ये इलाका था जिसमें तिब्बत का कुछ हिस्सा था, नॉर्दर्न एरियाज कंप्लीटली थे, गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख, और नीचे का इलाका जम्मू और उसके सदर्न रीजन में जो हिली ट्रैक्स आते हैं। फिर 1847 में महाराजा गुलाब सिंह ने हजारा प्रोविंस जो है बोला कि भाई मैं हजारा रखना नहीं चाहता हूँ, हजारा जो नॉर्थ वेस्ट में है आप ले लीजिए, और मुझे उसके बदले बिम्बर, पूंछ बिम्बर का जो इलाका है वहां पर वो स्ट्रिप मुझे दे दीजिए उसके बदले। सिमिलरली उन्होंने कुछ और कंडी इलाके उनको वापस कर दिए। ऑफ कोर्स अंग्रेज तो पार्ट थे इस नेगोशिएशन के, और उन्होंने रणबीर सिंह पूरा के इलाके में भी एक दो स्ट्रिप्स ले ली। तो मतलब कहने का ये है, जब तक गुलाब सिंह की डेथ तक जो है जम्मू कश्मीर के मैप का, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का आकार वो था जो अब डोगरा हुकूमत का हिस्सा थे, जो डोगरा हुकूमत की प्रोविंस थी। जैसे कई सारे राजे महाराजे इंडिया में थे, 576 के करीब थे, वैसे जम्मू कश्मीर जो है उसका आकार था, जो जिसकी बाद में 4 डोगरा रूलर रहे, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह। और महाराजा हरि सिंह के टाइम में फिर ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत आगे बढ़ी। कश्मीर में क्या हुआ, शेख उबला कैसे बना, अंग्रेज कब आए, उन्होंने कश्मीर में क्या पॉलिटिक्स खेला, तो ये उसके बाद हुआ। लेकिन जिस जम्मू कश्मीर स्टेट का विलय भारत के साथ हुआ 26 अक्टूबर 1922 को, वो आकार महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया, जनरल जोरावर सिंह ने बनाया, महाराजा रंजीत सिंह के होते हुए बना, और महाराजा रंजीत सिंह के उनकी मृत्यु के बाद जो संधि हुई उस वजह से ये स्टेट बन गया। और ये स्टेट के बारे में हम जब आगे बात करेंगे तो इस स्टेट की बात करेंगे। स्टोरी, ये जो बोलते हैं ना सर, स्टोरी ऑफ अप डाउन, डिसीट, फेवर, विक्ट्री, सब कुछ है इसके अंदर। या उन दोनों ऐसा ही होता था, आजकल भी ऐसा ही होता, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में होता है। बट सर इसके अंदर एक चीज मेरे को आपसे पूछनी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने जो, एंड यू कनेक्टेड इट टू द सिख एम्पायर जो बना था, एंड उसका जो डिसोल्यूशन हुआ। आई मीन वो जो पहली बैटल ऑफ जो एंग्लो सिख वॉर्स इनको बोलते हैं, रंजीत सिंह साहब के मरने के बाद जो 1839 में उनकी डेथ हुई, उसके बाद वो वॉर शुरू हुई। सर इससे जो इम्पैक्ट पड़ा फार एंड रीजन्स में, जब इम्पैक्ट जो लद्दाख के रीजन्स थे, वो रीजन्स पे के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ इन वॉर्स का? इन द सेंस फिजिकली तो झगड़ा सतलुज और रावी के बीच में ही हुआ था। The war actually took place there. Now,
वो फार एंड रीजन्स में कुछ रियलाइजेशन या कुछ चेंजेस दिखे थे आफ्टर द वॉर फिनिश? देखिए, प्रॉब्लम क्या थी, ये इसके दो हिस्से थे कंप्लीट इस वॉर के। जी। अंग्रेज, क्योंकि वो लद्दाख और नॉर्दर्न एरिया और तिब्बत का एरिया जिसपे जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह ने लड़ाई लड़ी, वो अंग्रेजों के जहन में वो बात थी ही नहीं, वहां कोई जा ही नहीं पा रहा था। क्योंकि हमें ये देखना है कि अंग्रेज कहाँ से आया। वो कैलकाटा आया, नीचे से पहले आया साउथ वो। में चले गए, फिर कैलकाटा, फिर कैलकाटा से नॉर्थ की तरफ आने लगे। जी। पूर्बिया, जिसको उनके पूरे ट्रुप्स जो थे वो पूर्बिया थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। फिर वो सिख साम्राज्य इतना बड़ा था कि उस पे कब्जा करते करते ही उनका काफी सारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ऊपर क्या है। ये तो अगली सदी में हुआ जब ये इलाके स्ट्रेटेजिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बने। और मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, आप देख लीजिए, ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, हाँ ऐसे, जम्मू कश्मीर का इलाका ये कहाँ है, आप देख लीजिए, इसकी बाउंड्री किस किस के साथ है। एक तो वाखान कॉरिडोर आप देख रहे हैं, अंदर आ रहा है, ये है वाखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा है। ये इलाका है सिंकियांग का इलाका है, ये वाला इलाका उसके साथ बाउंड्री। और सिंकियांग का इलाका ऑटोनोमस ही था। चाइना तो 1949 के बाद इसमें अपना साख जमा गई, तब तो ऑटोनोमस था ये। तिब्बत ऑटोनोमस था ही। अगर आप तिब्बत, जिस जिस तिब्बत की हम बात कर रहे हैं, सदर्न रीजन की, जहां जोरोवर चला गया, ऑटोनोमस था। ये इलाके जो थे, ये नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिए, इनमें कोई जाता ही नहीं था। और इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी, अंग्रेजों को पता ही नहीं थी उस टाइम, 19वीं सदी में। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमारी इंडिपेंडेंस जो थी, हमारी जो इंडिपेंडेंस में जो मुश्किल पैदा हुई, वो सिर्फ एक चीज से हुई कि कश्मीर अंग्रेज के पास नहीं था। और मुझे कोई रिसर्च में भी ये पता नहीं चल रहा है कि जब अंग्रेज के पास कश्मीर था, उन्होंने गुलाब सिंह को क्यों दिया। इसमें आप काफी रिसर्च में भी पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल, कोई कई जगह पर अब डिक्लासिफाइड हो रहा है मटेरियल, शायद कुछ निकलेगा। क्या ऐसा था कि वो कश्मीर को अपने कब्जे में लेकर मुस्लिम जो थे, यूसुफजाई ट्राइब और अफगान वगैरह जो वॉर लाइक ट्राइब थे, उनके साथ कन्फ्रंट्रेशन नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये इलाका, कश्मीर का इलाका, मैंने आपको मैप में दिखाया, ये क्रॉस रोड्स पर था। एक साइड अफगानिस्तान, नॉर्थ में तजिकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में सिंकियांग, और थोड़ा सा ऊपर बाकी रशियन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कितना स्ट्रेटेजिक इलाका था ये। लेकिन अंग्रेजों को इस समय, जब ये बन रहा था स्टेट, जब महाराजा गुलाब सिंह ताकतवर बन रहे थे, उस टाइम उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं था। जब उनको पता चला कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, उन्होंने डोगरा रूलर्स को, 4 मैंने आपके महाराजों के नाम गिराए, उनको ठीक तरह से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया है। बाद में मैं आपको बता दूंगा, जब अगली लेक्चर सीरीज होगी उसमें बता दूंगा उन्होंने अपना रेजिडेंट कैसे रखा वहां पर, जो कि चुगलियां करने लगा और महाराजाओं के ताकत को कम करने की कोशिश करी। एक ही वजह थी कि कश्मीर की इंपॉर्टेंस का उनको पता चला। तो यही एक अंग्रेज को, जी यही एक सवाल निकला मेरे दिमाग से कि बाकी आपने पूरी स्टोरी जो बताई सर, वो करंट डे पंजाब एंड लोअर जम्मू, सदर्न जम्मू, प्रोबेबली सेंट्रल जम्मू एंड सेंट्रल कश्मीर एरिया के बारे में बताया है। लेकिन जो ऊपर वाली पहाड़ियों वाला एरिया है उसके बारे में तो गिलगिट के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस था, वो भी हमारे लोग गए वहां पर, अंग्रेज कभी हाँ, नहीं गए उस तरफ। राइट तो राइट। तो एक्चुअली मैं आपको एक चीज में, सबसे ज्यादा अपोजिशन जनरल जोरावर की तिब्बत ने, तिब्बतियों ने उसकी जबरदस्त मुखालफत की। लद्दाख में लड़ाई हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। गिलगित वगैरह में तो उनका बिल्कुल दे जस्ट गिव अप।
जनरल जोरावर सिंह भी अपने टाइम के बहुत जबरदस्त माने जाते हैं। मैं मानता हूं कि 19वीं सदी के टॉप जनरल्स में जनरल हाँ टॉप क्या टॉप मोस्ट जनरल थे जनरल जोरावर। उनके जी बारे जी में जी ज्यादा पता नहीं चल रहा है हमें, ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ क्योंकि हमारी हिस्ट्री को ही अलग तरीके से पेश किया गया है। लेकिन जनरल जोरावर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, इनके तो बहुत जबरदस्त कारनामे हैं, महाराजा रंजीत सिंह फॉर दैट मैटर। जी जी। यही एक सवाल मेरे दिमाग में निकला कि बाकी सब ठीक है, ये तो सदर्न रीजन के बारे में बात करी हमने, नॉर्दर्न के बारे में कुछ इतना हुआ नहीं इसी पूरे एरिया के अंदर कभी भी। वो जो अभी जो आज एक्साइचिन बोलते हैं और काराकोरम तक की जगह, और ये तो काफी टाइम से नोटेड है कि हिंदुस्तान की बाउंड्री वहां तक है। आप खुद वहां जाता कौन था, जी आप खुद जी अंदाजा लगा सकते हैं। 16,000, 17,000, 15,000 फुट जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, एक घास का पौधा नहीं वहां पर उगता, वहां कौन जाता है? वो था ही नहीं, किसी किसी की स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग का हिस्सा ही नहीं था। बल्कि आपको मालूम होगा जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला पार्लियामेंट में, आपको क्यों चिंता लगी रही है कि अक्साई चंद चला गया, वहां तो एक ग्रास का ब्लेड भी नहीं उगता है। तो जिसपे कि एक एमपी ने, शायद महावीर त्यागी या कौन थे, उन्होंने बोला मेरे सर पर भी तो बाल नहीं उगते, इसका मतलब कि मेरा सर किसी और को दे दो आप। तो मतलब ये थिंकिंग थी। अब उनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू पता है क्योंकि अब आदमी जा सकते हैं वहां पर। अब तो काफी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अब बल्कि ये बात तो फिर अंग्रेजों को पता चली, और जिस वजह से मैंने बोला फिर बाकी प्रॉब्लम खड़ा हुई, वो हम आगे बात करेंगे कि जब एब्सोल्युटली। विलय हुआ तो। थैंक यू सर, दिस वाज मैं बोलता हूँ एक जो झांकी है इतिहास में, हिस्ट्री में, एक छोटी सी झांकी हमने ली 19th सेंचुरी की, जो मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हैं सर इसको। तो अभी अब एक्चुअली क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से तो अलग है, बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जब इंडियन स्टेट, नेशन स्टेट जो बोलते हैं, जो फॉर्मेशन हुआ, इंडियन स्टेट तो बहुत पुराना है, बट जो नेशन स्टेट इन द करंट फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में आप बता रहे हैं। स्पेशली द जो सबसे कंटेंशियस रीजन है हमारा, सबसे जहाँ सबसे ज्यादा झगड़ा, सबसे ज्यादा खून खराबा जिस जगह में हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं। एंड सर मजा आ गया एक्चुअली, ऑनेस्टली टेलिंग यू, इट वाज लाइक, बोलते हैं ना, पूरा वापस जाके आप जब जनरल जोरावर सिंह के बारे में बात कर रहे थे, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी जो फोटोग्राफ्स मेरी आंखों के सामने आ रही थी उस टाइम पे, उनकी जो एक तलवार के साथ वो फोटोएं हैं, ऑल दैट स्टफ इज देयर। बड़ा रिमाइंडर है उसके बारे में सर। आदि जी, आप देखिए, हम सियाचिन में लड़ रहे हैं अभी, जी और हर दिन आप सुनते हैं कितना मुश्किल है वहां लड़ना। सबसे कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का, इतनी ऊंचाई है, और ये हम बात कर रहे हैं 22वीं सेंचुरी की, 2023 में बात कर रहे हैं, है ना। आप अंदाजा कीजिए 1841 के आसपास पहुंचे हुए थे वहां पर सर। क्या लेकर, क्या था उनके पास? घोड़े, सर तोपखाना कौन सा था, एम्यूनिशन कैसे पहुंचा, खाना कैसे पहुंचा, कैसे लड़े, फिर लड़ने के बाद जख्मियों के साथ क्या हुआ, हाँ कोई इवैक्यूएशन सिस्टम था? मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं तो कह रहा हूं, इसके जनरल जोरावर सिंह की तो पूरे दिल्ली में एक स्टैचू होना चाहिए। हम अपने योद्धाओं को याद नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा देश का? क्या वही देश का आकार सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लड़ने वालों का ही था? उन्होंने नहीं लिया क्या? वही है ना सर, बोलते हैं अफगानिस्तान पे किसी ने अपना झंडा नहीं लहराया कभी। और हम कह रहे हैं कि किसी ने जना ने, महाराजा रंजीत सिंह ने उनको कहां से कहां भगा दिया। ओनली टाइम ये भी हिस्ट्री में अकेला में जिन्होंने इतने वॉर लाइक ट्राइब्स को पीछे भगा दिया, खैबर से पीछे कर दिया। पीछे सर कितनी सिटीज बनाई वहां पर, जो आज हाँ, जब तालिबान वहां पर घुसे, जो गुरुद्वारे में से हमारे जो सिख हाँ, भाई निकले मारे हैं, हाँ, निकल के भागे हैं वहां से अपनी वो जो गुरु ग्रंथ मैं साहिब लेके, वो कब की है, वो तब की बनी हुई है, और क्या, क्योंकि सिखों ने जाके झंडा लड़ाया था वहां पर झंडा हमारा, ये लगाया, हमारी जगह। एब्सोल्यूट। तो ये चीजें, आई मीन आई एम सो ग्लैड कि आप ये कर रहे हैं मेरे साथ। इट्स मेरे को तो थोड़ी बहुत अकल आएगी, बाकी दुनिया को भी, लोगों को अकल आए तो, और हमारी हिस्ट्री के बारे में सीखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना सर, इफ यू डोंट लर्न योर हिस्ट्री यू आर बाउंड टू रिपीट इट। सो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। on that note, sir, thank you so much. इस Thank you, episode Ankit ji. Thanks a lot. Thank you for giving me this opportunity, and God bless you. Thank you. Jai Hind. में जय हिंद।